नमस्कार दर्शक मित्रों। अभी माहौल बदल रहा है और क्यों बदल रहा है वो आप सब जानते हैं। नए नए मुद्दे भी आते हैं, नए नए मुद्दे उछाले भी जाते हैं। एक समय तो ऐसा आया कि पार्लियामेंट का खास सेशन बुलाया, उसका मतलब कि कुछ नया होने वाला है। शायद इलेक्शन अभी हो ना हो, वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा भी आया। तो कई चीजें ऐसी वैसी होती रही, मगर आखिर में तो पूरा डूंगर खोद डाला, नीचे से उंदर निकला। वो आरक्षण का था। तो अभी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति में दो चीजें अभी दिख रही है सामने। एक तो इलेक्शन होंगे ऐसा आज की तारीख में लगता है। वो पार्लियामेंट वाला जो शगुफा था, वो तो वैसे ही चला गया। फिर भी सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, वो भी कुछ भी कर सकती है। तो जब तक तारीखें इसके लिए तय न हो जाए और प्रोग्राम अनाउंस न हो, तब तक हम ये मान के चले कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है। इलेक्शन है नहीं, होगा तब जब अनाउंस किया जाए। मगर आ रहा है तो भी हमें तो उसकी चिंता करनी होती है। प्रजामत क्या है, क्या किस दिशा में हम जा रहे हैं, आकलन क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि जो मजा इलेक्शन के परिणामों में नहीं होती, उतनी मजा उसके आकलन में होती है। उसकी मजा तर्क वितर्क लगा के क्या होगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या परिणाम होंगे उसके, ये सब बातें करनी होंगी। तो आज हम यही मुद्दे को लेकर, ये गठबंधन एक और है इंडिया, काफी उसमें भी कहीं न कहीं विवाद होता रहा, मगर इंडिया एक गठबंधन है और उसके सामने अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। कम से कम शुरुआत तो हुई है। अब क्या होगा आगे चल के, तो एक पुराने समय में गाना आता था, इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। तो वो तो अल्लाह को ही मालूम है, भगवान को ही मालूम है कि क्या होने जा रहा है। मगर वैसे सारस्वत जो है, उन पे सरस्वती देवी की कृपा होती है, इसीलिए वो भी भगवान का स्वरूप ऐसा मान के हम चलते हैं। आज हमने बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर जोशी साहब हैं, बहुत सीनियर एकेडमिशियन हैं, आज भी वो अपना बिल्कुल विषय जो भी हाथ में लेते हैं उसकी तल तक जाने का क्षमता रखते हैं। उनका जो ओपिनियन है उसकी एक कीमत होती है। और इसीलिए हमने विनती की जोशी साहब को कि आप चाहे और स्टूडियो में मत जाओ, आपके घर से हम हमारे दर्शक मित्रों के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें आपके ज्ञान का लाभ दो। और ये इंडिया वर्सेस भाजपा, उसका क्या होगा, ये नाव कहाँ तक जाएगी, कहाँ डूबेगी, कहाँ भंवर में फंसेगी, या तो फिर किनारे लग जाएगी, क्या होगा, इसकी बातें आज हमें करनी है। दर्शक मित्रों, आप सब जानते हो कि आज तक भारतीय जनता पार्टी अगले दो इलेक्शन इसीलिए जीती कि उनके सामने वाला जो वोट था वो बढ़ जाता। गुजरात में भी अगर गत विधानसभा इलेक्शन देखें तो आम आदमी पार्टी का जो वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस में जोड़ दें तो कांग्रेस आराम से 70 सीट पार कर सकती। नहीं हुआ। अब तो सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे। पहला प्रश्न है, यक्ष प्रश्न आज का ये है कि इकट्ठे रहेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर क्या। उसके पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह राज्यों के, 5 राज्यों के इलेक्शन आने वाले।
एक तरह से वहां भी लिटमस टेस्ट होगा। कई बातें बाजार में घूमती रहती है। उसमें एक बात यह है कि ये जो है राज्यों के इलेक्शन, वो भाजपा जानबूझकर हार जाती है, मैं नहीं मानता इसमें। मगर जब केंद्र का इलेक्शन आएगा, तब जैसे हमारी टीम पाकिस्तान जाती थी और उस समय शिकस्त भी होती थी हमारी, पाकिस्तान में मैच जीतना बहुत मुश्किल समझा जाता था। तो कहा जाता था कि हमारी जो टीम है वो 11 बंदों से खेलती है और उसके सामने पाकिस्तान में 13 बंदों से उनका पाला पड़ता है, 11 खिलाड़ी और 2 एम्पायर। तो अभी ये जो टीम उतरी मैदान में भाजपा की, उसमें भी एम्पायरों के बारे में कुछ न कुछ कहीं न कहीं शंकाएं उठ रही है। ईवीएम में ये होगा, ईवीएम में वो होगा, ईवीएम से इतना गड़बड़ हो सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, मगर लोकवायका जब चलती है तो कुछ तो, जब व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर, कुछ तो कुछ आशंका के लिए वजह होती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रूफ भी पाए गए हैं कि कुल वोट कास्ट हुए उससे ज्यादा वोट गिनती में निकले हैं। तो ये सब बातें भी है, एक तर्क का विषय है। तो जोशी साहब से हम जानेंगे कि सर ये अभी संवदन काल चल रहा है इंडिया का, और एक दूसरे के साथ वो साथ में रह के एक दूसरे को शायद नजदीक से आज तक गालियां दी है, तो अब वो एक दूसरे से प्यार करने का भी सीख रहे हैं। तो उसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, ये गठबंधन जो है इंडिया कहां तक जाएगा? पहली बात तो यह है कि गठबंधन हुआ वो तो अच्छी बात है, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने क्या होगा आगे आगे देखिए क्या होता है। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि मल्टी प्रोंग्ड कैंडिडेचर की जगह, मल्टी प्रोंग कॉन्टेस्ट की जगह 2 प्रोंग कॉन्टेस्ट आ रहा है जी। एनडीए वर्सेस इंडिया, ऐसा एक सिचुएशन खड़ा हो गया। और एक दफा हुआ था जेपी मूवमेंट के बाद जनता पार्टी बनी, तब इंदिरा गांधी को हराने के लिए जो गठबंधन बना वो सक्सेसफुल हुआ था। अब ये गठबंधन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है वो बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है। मगर गठबंधन शुरू हुआ तभी जो पहला प्रतिभाव आया, उससे मैं बात शुरू करूंगा कि पहला प्रतिभाव आया ये इंडिया है, भारत नहीं है। उसके पीछे एक अवघृत धारणा ये थी कि इंडिया यानी अपर क्लास और भारत यानी लोअर क्लास। तो भारत बिलोंग्स टू द मासेस एंड इंडिया बिलोंग टू द क्लासेस। तो ये लोग तो राजा बादशाह है, ये लोग प्रजा की क्या जाने, हम तो भारत से लड़ेंगे, हम इंडिया से नहीं लड़ेंगे। मगर वो गुब्बारे की हवा तुरंत ही इसलिए निकल गई कि इंडिया के सामने भारत नहीं लड़ रहा है, इंडिया के सामने एनडीए लड़ रहा है। और एनडीए भी इंग्लिश नाम ही है, एनडीए कोई हिंदी नाम नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने नहीं दिया है, इंडस नाम ईरान इराक में हुआ था, वो हिंदू नहीं बोल सकते, तो हिंदू को इंदू बोलते थे, ह नहीं बोल सकते थे, तो इंदू इंडा इंडिया ऐसा हो गया। और वो जाते जाते यूरोप गया तो वहां फिर इंडिया सेटल हो गया। तो इसलिए यह अंग्रेजों आए यहाँ और बाद में उन्होंने नाम दिया ऐसा नहीं है, ये नाम तो पहले से बना हुआ है। तो वो गुब्बारे से तो हवा निकल गई। अब थोड़ा वाटर सेटल डाउन हुआ है। उनकी 3 मीटिंग हो गई, पटना में हो गई, बेंगलुरु में हो गई, बंबई में हो गई, और तीनों मीटिंग में बड़े सावधानी से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकाएक अनाउंसमेंट नहीं कर देते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया, उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि ये 14 टीवी चैनल और जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देने का, वो बात किसी ने कह दी तो कंट्रोवर्सी हुई कि कहीं नहीं देने का, हम तो देंगे, हम तो ये करेंगे।
तो फिर वो बात साइलेंट हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक लोग आगे जा सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। पुराने समय का जो लेखा जोखा है वो कहता है जनता पार्टी बनी तो 2.5 साल टिकी थी, ज्यादा नहीं टिकी थी, फिर बिखर गई थी। तो भारत में अब तक शासक पक्ष और विरोध पक्ष को इकट्ठा रखना ये बहुत बड़ी बात है। इट इज पावर दैट यूनाइट्स पीपल, और पावर नहीं होता है तो लोग बिखर जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मामला संभला है। अब आगे देखना है ये संभलता है या बिखर जाता है। ओनली टाइम कैन टेल अस। तो सर आपने ही कहा कि ये भारत और इंडिया का विवाद से ही शुरू हुआ, अब एनडीए बीच में आया तो फिर वो विवाद काफी हद तक डाइल्यूट हो गया और एक पुराना मॉडल चल गया था, चाहे 2.5 साल चला, मगर इंदिरा जी के सामने ये मॉडल चल गया। मगर उस समय दो चीजें थी, एक तो राजनारायण थे और दूसरा दोहरी मेंबरशिप थी। अब की बार राजनारायण कोई बने ऐसा आपको नजर में आता है, या और दोहरी मेंबरशिप वाले कोई मुद्दा ऐसा निकले जिसपे कंट्रोवर्सी हो? वेल, पहले तो लालू प्रसाद यादव राजनारायण बन सकते हैं। he जी is capable of he is capable of becoming another राजनारायण, जो जोक्स करते हैं, हंसाते हैं लोगों को। राहुल गांधी को उन्होंने पूछा कि अब शादी कर लो, वो हंसाते हैं लोगों को। सीरियसली जो बात कहनी होती है वो हंसने में कह देते हैं। तो वो तो हमारे पास है। हमारे पास नहीं है वो जेपी नहीं है, जयप्रकाश नारायण नहीं है। जयप्रकाश नारायण वॉज अ ग्रेट बाइंडिंग फोर्स। वो सोशलिस्ट संस्कार के थे, वो जमाना सोशलिस्ट वैल्यूज का था। अशोक मेहता थे गुजरात में, सनत मेहता, हरुभाई मेहता, कितने कितने सोशलिस्ट यहाँ थे। हाँ, तो वो महुआ के मेहता, कितने कितने लोग यहाँ थे। तो वो सोशलिस्ट संस्कार का जमाना था। अब न तो हमारे पास जेपी है, न तो हमारे पास सोशलिस्ट संस्कार है। तो बाइंडिंग फोर्स जो चाहिए, जिसकी बात लोग माने, जेपी कहते थे तो मोरारजी भी मान जाते थे। मोरारजी जितना हठी आदमी जेपी की बात मान जाता था, ऐसा कहीं नहीं होता था। तो जेपी जहां जाते थे, लाखों लोगों की, 10-10 लाख लोगों की सभा होती थी, अपने आप लोग आ जाते थे। वो आज विपक्ष के किसी जगह में दिखता नहीं है। एक उम्मीद बनी थी कि अन्ना हजारे सेकंड जेपी हो सकते हैं, बट ही बैकट्रैक्ड। अन्ना का बहुत लिमिटेड मामला रहा और उनकी सोच भी लिमिटेड रही, तो ही कुड नॉट बिकम अनदर जेपी। तो आज विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए एक जो कैरिस्मेटिक लीडर चाहिए, हु इज एक्सेप्टेबल टू ऑल एंड हु डजंट हैव ग्रीड फॉर पावर। जेपी को तो पावर लेना नहीं था, हु डजंट हैव ग्रीड फॉर पावर। नीतीश कहते हैं कि मैं पीएम नहीं बनूंगा, मगर नीतीश की ग्रीड ऑफ पावर तो जानी मानी है, तो वो जेपी का स्थान नहीं ले सकते हैं। दूसरी जो बात थी, 74-75 में एक बड़ा आंदोलन चला था, एक बड़ा माहौल बना था, एक वेव उठा था, और एंटी इंदिरा वेव उठ गया था। इंदिरा के सामने जोक्स प्रचलित हो रहे थे, मीडिया में लोग बोल रहे थे। फिर वो जब उन्होंने कटोकटी डिक्लेयर की, तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी करके टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट आया था। इस तरह के कई जोक्स चलते थे, लोग हंसते थे इंदिरा पे। ऐसा माहौल आज नहीं है। आज एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी मूवमेंट भी नहीं है। आज हमारे पास लोकप्रिय नेता जयप्रकाश भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मामला ऑर्गेनाइजेशनली निपटाना पड़ेगा, और वो बहुत कठिन हो जाएगा इंडिया के लिए। सर कोई भी मुद्दा होता है इलेक्शन के समय में, वो इमोटिव इश्यू पे लड़ा जाता है हमेशा।
कोई सैद्धांतिक बात या ये बात वो बात पे लोग ज्यादा नहीं आकर्षित होते। तो ये सब है, आपने ठीक कहा, ना तो जेपी है, न ऐसा कोई मुद्दा है, और एंटी इनकम्बेंसी का भी उतना वो नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस इलेक्शन में इंडिया के लिए कौन सा मुद्दा यूएस बन के उभरेगा? कोई भी इमोटिव इश्यू है वो बाइंडिंग फोर्स है, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करने का काम करते हैं। कांग्रेस ने अपना बाइंडिंग फोर्स या ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बनाया था इंडियन नेशनहुड को। द नेक्स्ट अवेलेबल बाइंडिंग फोर्स फॉर बीजेपी वाज हिंदुइज्म। तो बीजेपी ने हिंदुइज्म का प्लांक लेके इमोटिव इश्यू खड़ा करके, ये जो राम मंदिर जन्म मंदिर का वो जुलूस निकला, फिर ये इमोटिव इश्यू निकले, फिर फला संप्रदाय या फला संप्रदाय करके हिंदू जागृत हो वो निकला, तो वो एक इमोटिव फोर्स बन गया। वो आपको, वो एवरेज लोगों को एक इमोशनल इनसिक्योरिटी देता है और ये कहते हैं कि अगर ये लीडर आएगा तो हमारा ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसको वोट दो। तो हर एक समय में एक इमोटिव शो, जवाहरलाल नेहरू जय हिंद, भारत जागो, ये सब कहा करते थे। मोदी साहब भी यही कहते हैं। तो राम मंदिर बनेगा तो वो उसके उद्घाटन के लिए भी जाएंगे। तो ये सब बातें चल रही है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के पास मुद्दा क्या है? इंडिया के पास दो मुद्दे हैं, इफ दे कैन स्ट्रेटेजिकली डिजाइन इट। तो इसके पास दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है भ्रष्टाचार का। आज हमारे पास कई छोटे मोटे, एक न्यूज़पेपर देख लो तो न्यूज़पेपर में भ्रष्टाचार के इतने न्यूज आते हैं, सिर्फ उसका कॉलाज कर दो तो भी आप उसमें से एक इलेक्शन का पोस्टर बना सकते हो, इतनी वो बात है। गांव में जाते हैं, एक 7 बार का प्रमाण पत्र लेना है, पैसा देना पड़ता है, हर एक छोटे बात के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर वो चाहे तो। दूसरा मुद्दा जो वो उठा सकते हैं वो है नियो लिबरलिज्म एंड इंटरनेशनल एंट्री इन अवर इकोनॉमी। एक नया कॉलोनियलिज्म आएगा क्या, ये मुद्दा उठा सकते हैं। अब एट इंटरनेशनल लेवल आफ्टर 1990 जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसने पूरा पॉलिटिकल कल्चर बदल दिया है। पहले सोशलिज्म की बात हो सकती थी, पहले मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो सकती थी, पहले लेबरर्स की बात हो सकती थी। जयनारायण भाई, आपसे मैं कहूं, आज कोई भी नाम का लीडर अपने को लेबर लीडर कहलाने के लिए तैयार नहीं है। एक जमाना था हमारे राष्ट्रपति लेबर लीडर हुआ करते थे, जी, हमारे गुजरात में तो 4-5 मिनिस्टर लेबर लीडर हुआ करते थे। आज कोई नहीं कहता है कि मैं लेबर लीडर हूं। तो एक एंटी लेबर, प्रो इंडस्ट्री, प्रो प्राइवेटाइजेशन कल्चर बन गया है और ये पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा हो गया है। ऐसी स्थिति में स्वदेशी की बात करना बड़ी जागरूकता और बड़ी क्राफ्टमैनशिप मांग लेती है। अगर इंडिया वालों में ये क्राफ्टमैनशिप है तो वो आरएसएस का वो स्वदेशी का मुद्दा चुरा ले सकते हैं, जो आजकल कहीं खो गया है। आरएसएस के पुराने लिटरेचर में से ये अगर निकाल दे कि स्वदेशी के लिए नो मोर एफडीआई, नो मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, नो एंट्री ऑफ फॉरेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, ये सब मुद्दा वो उठा सकते हैं। दिक्कत सिर्फ ये है कि ये मुद्दा गांव तक, लोअर तबकों तक नहीं जाएगा। तो लोअर तबकों तक क्या जाएगा? वो भ्रष्टाचार जाएगा कि आपको पैसा देना पड़ता है, आपका काम नहीं होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होने के लिए तो फीस बढ़ गई है, आप कैसे पढ़ेंगे, ये सब मुद्दे हैं। मगर जैसा एनडीए के पास एक क्लियर मुद्दा है हिंदुइज्म, हिंदुत्व, ऐसा क्लियर मुद्दा इन लोगों के पास अभी है नहीं। अब देखना बाकी है, 6-7 महीने और बाकी है ये सब बनाने में। तब तक अगर कोई माहौल निकल जाए
या हमारे और कनाडा के रिलेशनशिप में कुछ खराबी आ जाए, या चाइना और हमारे रिलेशनशिप में कुछ खराबी आ जाए, तो ये माहौल बिगड़ भी सकता है। चाइना के सामने जब हम हारे तो नेहरू क्रेस्ट फॉलन हो गए थे। ऐसा अगर कोई मुद्दा मिल जाए, उसकी राह देखने में ये बैठे हुए हैं। क्या डिजाइन करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल अपनाएंगे, वो आजकल तो पता नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये कनाडा वाली बात जो आपने कही ना, वो भी काफी, ये उसका मुद्दा यहाँ ही है। कल ही मैंने कनाडा 3-4 सोर्सेज से बात की, तो उनका तो कहना था कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये मुद्दा ही कोई जानता नहीं है, न तो कुछ यहाँ कोई हलचल है। तो यहाँ पहले कुछ मुद्दे को उठाना, उसको चलाना, और फिर बोलना कि साहब ने इसको फूडो को ऐसा डांट दिया कि उसकी हवा निकल गई। ये जो जिस तरह का यहाँ ग्लोबलाइजेशन कैंपेन चलता है, उसमें इस तरह के मुद्दे, आप आपसे मैं सहमत हूँ, इस तरह के मुद्दे काम आ सकते हैं। मगर एक बात आपने जो कही, उसमें एक बात आपसे मैं और आपका अभिप्राय चाहूंगा, वो है अभी एनडीए में भी वो सब ठीक ठाक नहीं है। वहां भी आजकल कहीं ना कहीं रिफ्ट है, कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे से अनबन है। आरएसएस का भी अभी वो होल्ड नहीं रहा है। आरएसएस मोदी को कंट्रोल नहीं कर सकते, मोदी आरएसएस को कंट्रोल करते हैं। इस तरह की बातें अभी एनडीए के लिए भी बाहर आती है। सेकंड थिंग इज दैट एनडीए के पास जो है वो वन मैन आर्मी है। अगर वो वन मैन आर्मी चला तो चला, नहीं चला तो नंबर 2 का कोई लीडर है नहीं उनके पास, किसी को होने ही नहीं दिया है, ऐसा कहूं तो चलेगा। तो उस परिस्थिति आ सकती है, और उस परिस्थिति में क्या होगा, या तो फिर शायद जिस तरह से बातें अटकलें चलती है कि जो एनडीए में फूट है, वो एक तबका ही इनका विरोध पक्ष बनकर इनको हराने का काम कर सकता है। क्या मानना है आपका? एनडीए जब बनी तब उसमें 39 पार्टीज थी। जी। उसमें से कुछ वो अकाली निकल गए, वो निकल गए, वो निकल गए। आजकल कुछ 18-19 पार्टियां सब्सटेंशियल जो है वो रह गई है। मगर उसमें भी बीजेपी, उसे बड़ा भाई भी नहीं कह सकते हैं, उसे दी एम्पायर कह सकते हैं। ऐसा उसका बिहेवियर है। दूसरी पार्टियों का कुछ उसमें रोल ज्यादा नहीं रहा है। बीजेपी में क्या हुआ है सर, कि बीजेपी वॉज वंस डोमिनेटेड बाय आरएसएस कल्चर। मुझे पता है, प्रवीण मणियार मेरे वडील थे, वो हमें कहा करते थे इस तरह रूल करना चाहिए, इस तरह रूल करना चाहिए, स्वदेशी करना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, हिंदुओं का काम करना चाहिए, वो सब कहते थे। आज वही आरएसएस के लीडर्स नाराज है कि हमारा काम नहीं होता है, हमारा एजेंडा नहीं आता है। ये तो पूरा प्रदेश को देने बैठे। हमारा हिंदुइज्म के एजेंडा का क्या हुआ, हमारा हिंदू कल्चर को लाने का एजेंडा क्या हुआ, हमारी वैदिक संस्कृति को लाने का एजेंडा का क्या हुआ, हमारा जो स्वदेशी भारत का एजेंडा क्या हुआ। ये तो फॉरेन आने लगा, ये तो अनदर टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म आने लगा। तो आरएसएस का जो एजेंडा था वो सिर्फ इमोटिव यूज के लिए यूज किया गया, हिंदुत्व का एजेंडा, और बाकी का जो उसका इकोनॉमिक एजेंडा था वो फेंक दिया गया। सर, वाजपेयी की सरकार आई उसके पहले दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की आइडियोलॉजी दी थी, और वाजपेयी जी ने गांधीयन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी दी थी। दोनों आइडियोलॉजी को आरएसएस ने स्वीकार किया था। अब आज एक भी आइडियोलॉजी नहीं है। आज जो आइडियोलॉजी प्रवर्तमान है वो नियो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है। परदेश से पैसा लाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, वो आइडियोलॉजी चल रही है। तो वो जो है वो तभी होता है जब भी वन कैरिस्मेटिक लीडर इमर्जिस। विश्व का अगर आप इतिहास देखें तो आज विश्व में 12 ऐसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं जो लाइफ टाइम लीडर्स बने बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके।
क्योंकि दे आर कन्वीनियंट टू द इंटरनेशनल फोर्सेस। तो जो इंटरनेशनल फोर्सेस को कन्वीनियंट लीडर रहता है वो अपने आप कैरिस्मेटिक हो जाता है, क्योंकि मीडिया कैप्चर हो जाता है, अपने आप वो लीडर बन जाता है। तो अगर आपको किसी को कैरिस्मेटिक लीडर बनाना हो तो मीडिया स्टोरीज बनाने लगो, वाह वाह क्या अच्छे दिखते हैं, वाह वाह वो क्या अच्छे बोलते हैं, क्या अच्छा ये करते हैं, क्या अच्छा वो करते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं ही इज रियली कैरिस्मेटिक लीडर। और लोगों का क्या है, लोग ये बातें मान जाते हैं। तो ये कैरिस्मेटिक लीडर का कैरिश्मा, नेहरू का कैरिश्मा बिल्कुल इसी तरह बना था। इंदिरा का कैरिश्मा बिल्कुल, वो हजारिका थे आसाम के जो कांग्रेस के प्रमुख थे, उन्होंने इंदिरा का कैरिश्मा बनाने में बहुत बड़ा रोल किया था। इसी तरह हमारे आज के कैरिस्मेटिक लीडर को बनाने में भी मीडिया एक रोल है, इसलिए वो कैरिस्मेटिक लीडर बने हैं। मगर जब कैरिस्मेटिक लीडर बनते हैं वेरेवर ही इज, इंडिया में हो बाहर हो, इंदिरा हो मोदी हो, कैरिस्मेटिक लीडर ऑलवेज अंडरमाइंस ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तो वो कार्य करके नहीं होगा, सुनेगा, वो रैंक एंड फाइल का काम नहीं होगा, वो जो कमिटेड वर्कर्स है वो नहीं होंगे, और ऊपर से एक ऑर्डर आएगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। फॉर इंटरनेशनल फोर्सेस ऑल्सो इट इज इजी टू डील विथ वन मैन रादर देन विथ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ भारत में नहीं, बहुत देशों में आज ऐसी चाल बनी है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स आर गेटिंग सेंट्रलाइज अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, और वो कुछ समय के लिए लोगों को अच्छा भी दिखता है। इंदिरा ने जब कटौकटी डिक्लेयर की थी तो लोग, विनोबा ने कहा था अनुशासन पर्व आ गया, लोगों ने कहा था हाँ रोड पे ट्रैफिक अच्छा लगने लगा है, तो लोगों को कुछ देर के लिए अच्छा भी लगता है। मगर उसकी एंटीथेसिस जब शुरू होती है तब बाद में पता चलता है कि यह है। तो एनडीए में अभी नीचे से गड़बड़ चल रही है, एनडीए के साथी छूट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एआईएडीएमके ने एनडीए छोड़ दिया, उसके पहले कुछ अकाली दल का झगड़ा चल रहा था, ये सब चलता है। तो एनडीए में आखिर तक जाके क्या होगा, शिवसेना ने तो बहुत पहले से ही छोड़ दिया है। अब 39 पार्टी में से 20 पार्टी तो ऐसी है कि जो सिर्फ बोर्ड की पार्टी है, एग्जिस्टिंग पार्टी नहीं है, नाम की पार्टी है, उसका एक भी सांसद है नहीं। ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ नाम के लिए बनाए रखी है। तो आजकल एक जो इंटरनेशनल लेवल पे आया है कि वन कैरिस्मेटिक लीडर डिलीवर्स गुड्स, वो पॉलिटिकल स्लोगन चल रहा है। और वो पॉलिटिकल स्लोगन में ऑर्गेनाइजेशन, अब दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी या कभी कैरिस्मेटिक लीडर डिफेम हो जाता है, जैसे ट्रूडो हो गया, कैरिस्मेटिक लीडर डिफेम हो जाता है, या एर्दोगन, तुर्की का एर्दोगन हो गया, डिफेम हो जाता है, या इजराइल का हो गया, इस तरह डिफेम हो जाता है तो उनकी पार्टी हार जाती है। कैरिस्मेटिक लीडर को रस उड़ जाता है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो संन्यास ले लेने वाला हूं, झोला लेके चला जाऊंगा। तो उसकी पार्टी का फिर क्या होगा, पार्टी को गाइड कौन करेगा? धीरे से नीचे से जो आता है, अब कैरिस्मेटिक लीडर जो होते हैं, जो इंदिरा के समय हमने देखा था, यहाँ तो मोदी जी के तो पास ऐसा नहीं है, मगर इंदिरा के समय देखा था कि उसके पास पास एक सर्कल हो जाता है और वो सर्कल की ही बात सुनते हैं, नीचे के वर्कर्स की बातें सुनाई नहीं देती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोरोजन आ जाता है, काट काट लग जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो एनडीए को और बीजेपी को ये काट लगना शुरू हो गया है, और आज जो लोग एनडीए और बीजेपी छोड़ने लगे हैं, छोटी मात्रा में है, वो उसका कारण है। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज एनडीए इफ द इंडिया इज नाइसली एरेड अगेंस्ट एनडीए, तो ये होगा, मगर अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं यहाँ एक और भी बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ एनडीए का मामला नहीं है, इंडिया का मामला है। अब इंडिया में आप देखो आजकल 28 पार्टियां हैं, 28 पार्टियां में से कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम, 3 पार्टी को बात करो
तो बाकी की तमाम पार्टियां इंडिविजुअल का एक्सटेंशन है। ऑल पार्टीज आर एक्सटेंशन ऑफ द ईगो ऑफ द हेड ऑफ द पार्टी। तृणमूल कांग्रेस इज नथिंग बट ममता बनर्जी, जेडीयू इज नथिंग बट नीतीश, आरजेडी इज नथिंग बट लालू एंड हिज बेटा। तो ये अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग अपनी पर्सनल एजेंडा सेट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसकी पार्टी भी पर्सनल एजेंडा, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की पार्टियां नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल बेस्ड पार्टियां नहीं होनी चाहिए। गुजरात में अच्छा है, जितनी जितनी इंडिविजुअल बेस्ड पार्टी हुई वो सब खत्म हो गई, वो अच्छी बात है। गुजरात इज डेमोक्रेटिकली दैट वे मोर मेच्योर। मगर और जगह चलता है। सपा क्या है? वो अखिलेश की पार्टी है, इसके सिवा किसका चलता है? किसी का नहीं चलता है। हाँ, एनसीपी में अभी कुछ तड़जोड़ आ गई कि शरद पवार के सामने लोग आएंगे, तो थोड़ा वो अर्बनाइजेशन वाला एजुकेशन का मामला वहां आ गया, तो ये हुआ। मगर ज्यादातर इंडिया के लोग इंडिविजुअल बेस है। तो इंडिविजुअल का ईगो अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो इंडिया टूट जाएगा। तो अभी तो सवाल ये है, बहुत से सवाल उनके सामने है। सबसे पहला सवाल है, इसका कोऑर्डिनेटर कौन बनेगा? नीतीश बनेगा, राहुल बनेगा, शरद पवार बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगे? एक बनेंगे तो बाकी को बुरा लग जाएगा। अच्छा, टिकट तय करने का कौन नहीं तय करेगा? वो सबसे बड़ा मामला है कि किसको टिकट मिले, वो तय करने की कमिटी में किसका महत्व होगा, वो सबसे बड़ा मामला। अगर फूट वहां से होगी, आमने सामने खड़ा रहने का मामला शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि सिर्फ संगठन बनने से चुनाव जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। जैसे गुजरात में बीजेपी के सामने कांग्रेस और आप दोनों थे। टेक एन केस ऑफ हाइपोथेटिकल केस ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी where there is one BJP candidate, one Congress candidate and one आप कैंडिडेट। अगर बीजेपी के कैंडिडेट को 75,000 मत आए, कांग्रेस के कैंडिडेट को 60,000 मत आए और आपके कैंडिडेट को 30,000 मत आए, तो 60 और 30 मिला के 90,000 हो जाते हैं। एक नहीं होता तो ये जीत जाते, ऐसा मामला नहीं है। चुनाव का गणित बड़ा पेचीदा है। अगर आप नहीं है तो मैं कांग्रेस को मत दूंगा ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी को भी दू सकूं या कुछ और भी विकल्प करूं, ऐसा हो सकता है। तो पहले जो आमने सामने थे वो अब साथ है, इसलिए जो वोट बट जाते थे वो वोट अब नहीं बटेंगे, वो वोट कैप्चर कर सकेंगे, वो नहीं है। और सबसे महत्व का मामला एनडीए के लिए यह है कि एनडीए के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। भाजपा के पास पेज प्रमुख तक का ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे पता है म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, कोई भी इलेक्शन होते हैं, पन्ना लेके बैठ जाते हैं, कौन नहीं आया है, जाओ तुम स्कूटर लेके जाओ, इसको बुला ले जाओ, जाओ तुम मोटरसाइकिल लेके जाओ, फला को बुला ले लाओ, वो नहीं आए हैं, फला सोसाइटी में से जाके सबको बुला ले आओ। ये जो वर्कफोर्स है वो वर्कफोर्स किसी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस की तो दिक्कत ये है कि 1980 में, माफ करना जयनारायण भाई, आप कांग्रेस में फिर भी एकेडमिकली मुझे ये कहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये मैं जो जिस तरह की विचारसरणी भारतीय जनता पार्टी की आजकल हो चली है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जहाँ नहीं, एग्रीड। कांग्रेस का क्या हुआ कि जो बीजेपी के पास आरएसएस के वर्कर्स है पूरे, वो कांग्रेस के पास नहीं है। 80 में इंदिरा ने तय किया कि सेवा दल मुझे सपोर्ट नहीं करता है, तो सेवा दल को निकाल दिया। अब सेवा दल से ही तो कांग्रेस में इनपुट आता था, इनपुट में, कोऑपरेटिव में, एजुकेशन में, वकील मंडल में, डॉक्टर मंडल में, सब आदमी कहां से आते थे? नीचे से, सेवा दल से आते थे। वो एंट्री बंद हो गई। तो आज कांग्रेस सिर्फ लीडर्स के बच्चों की पार्टी बन गई है। तो कांग्रेस के पास बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। वो और पार्टियों के पास कितना है वो देखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर तय नहीं करेंगे वो लोग, तो चुनाव में बीजेपी का सामना नहीं कर सकेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। सर, आपसे सहमत होते हुए मेरा जो मर्यादित अनुभव है उससे मैं एक चीज आपको कह सकता हूं कि कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं
वो उनमें उतनी कोई एक दूसरे से दुश्मनी या वो नहीं है, काम तो वो भी अच्छी तरह करते हैं। आजकल बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनमें एरोगेंसी काफी आ गई है, और एरोगेंसी के अलावा एक चीज वो भी सीख गए हैं कि सरकारी तंत्र पे हावी हो जाना। जैसे पीआई को बोल देना कि ये देखो यहाँ इस वोटिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ ये वोटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति देश के लिए तो ठीक नहीं है, और उससे परिणाम बदले भी बदल सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट के जो अफसरान और स्टाफ है उनमें भी एक तरह से थोड़ा बहुत हिचकिचाहट आने लगा है कि हम क्यों एक बाप के भागीदार बने। तो ये चीजें हैं जिसका हिडन रिजल्ट क्या है वो तो परिणाम के बाद ही आएगा। मगर आपकी एक बात पूर्णतः सच है कि जो सेवादल काम करता था, ग्रास रूट से जो बच्चों को तैयार करके कबड्डी खिलाता था, शाम को जाके लंगड़ी खिलाता था, ऊनी बनाना, काटना, ये सब सिखाता था, वो सेवादल नहीं होने की वजह से आज ग्रास रूट से इनके पास आपके बड़ौदा में मगन चड्डी थे, मगन चड्डी। हाँ, हाँ, वो सेवा दल के बड़े ऑर्गेनाइजर थे, लोगों को खींच के लाते थे। आज ऐसा नहीं है। नहीं है। आज सेवादल एक मुखौटा बन के रह गए ना, जो एक जमाने में असर उसकी थी और जिसकी वजह से वो था। और दूसरा, आपने वो बहुत सही ऑब्जर्वेशन किया कि लेबर जो है, लेबर कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत थी। यहाँ तक कि मोरारजी भाई जब हार गए पहला इलेक्शन, तो यहाँ मजूर महाजन के सोमनाथ दवे ने असारवा से सीट खाली की, वो बाई इलेक्शन लड़के वो बम्बई पहुंचे और मुख्यमंत्री बने थे। तो ये ताकत तो मजूर महाजन की थी, और मजूर महाजन में से भी लीडर्स को श्रम मंत्री या इम्पोर्टेंट जिम्मेवारियां दी जाती थी। जैसे खंडू भाई 7 साल तक हैदराबाद में गवर्नर रहे। नंदा जी तो आपको पूरा देश जानता है, नंदा जी का किस्सा तो नवीन चंद्र बारोट रहे। हाँ, नवीन चंद्र बारोट साहब हैं। तो ऐसे लोग थे जो प्रभावी भी थे, और उनकी एक ताकत थी लेबर फोर्स को ऑर्गेनाइज करने की। मगर जब से टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो गया, उसके बाद उसका भी खात्मा हो गया, और कई यूनियन हुए, मगर इस तरह के नहीं हुए। चुपचाप मालिक से बैठकर समाधान कर दे, इस तरह की घटनाएं भी होने लगी। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ग्रास रूट से खींच के लाना किसी को, या किसी को मिडल ऑफ द पाथ लेटरल एंट्रीज देना, जो काफी अलग अलग बातें हैं। और आज कांग्रेस के पास इसकी कमी है। हालांकि अभी सेवा दल को वो एनर्जाइज करने का एक सघन प्रयास चल रहा है। राहुल जी की पदयात्रा में भी सेवा दल के मुखिया ने काफी अच्छी तरह अपना दायित्व अदा किया था, मगर फिर भी दे डोंट हैव दी। सर, मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछूंगा कि ये राजीव जी ने इलेक्शन में वोट देने की उम्र कम करके 18 साल की, तो क्या असर हुए उस इलेक्शन पे? उस समय तो कांग्रेस की जीत हुई थी और थम्पिक जीत हुई थी, क्योंकि वो 18 to 21 वाला जो साइजेबल वोट्स थे, दे मस्ट बी अराउंड 15 to 17% इन दोज डेज। तो उसका तो असर हुआ था, मगर अब वो मामला सेटल हो गया है, तो अब से वो नहीं होगा। एनडीए का जो प्लान है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। 33% वीमेन का जो लॉ बनाया, दैट विल ऑल्सो टेक इट्स ओन कोर्स इन इम्प्लीमेंटेशन। अभी वो नहीं होने वाला है। तो एनडीए के पास ठोस मुद्दे नहीं है, एक्सेप्ट वन, जो नियो लिबरलिज्म का और फास्ट डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, उसके सिवा कुछ उसके पास मुद्दे नहीं है। सर, एनडीए के सामने ये दो गुजराती यानी हम दो हमारे दो वाली जो स्लोगन चली है,
उसका कितना इम्पैक्ट गुजरातियों पे होगा आने वाले समय में, और कितना इम्पैक्ट उनको इलेक्शन में फायदा दिलाने में होगा? गुजरात के बाहर उसका बुरा असर ज्यादा होगा। गुजरात में कृषि आंदोलन नहीं पनपा, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में क्यों पनपा? किसी ने जाहिर स्लोगन नहीं दिया था हम दो हमारे दो वाला, मगर बात तो वही थी कि कुछ एक तबके के लोग डोमिनेट कर रहे हैं और इंडिया वाइड रिप्रेजेंटेशन पावर में नहीं हो रहा है। वो तो असंतोष था और वो असंतोष आज भी है। सबसे बड़ा राज्य जो यूपी है उसमें से कम रिप्रेजेंटेशन हो, उसके बाद बड़ा राज्य बंगाल उसमें से कम रिप्रेजेंटेशन हो, तो ये बिहार उसमें से कम रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो तो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। इसलिए ये थोड़ा तो बोलेगा मगर टेसिटली बोलेगा, जाहिर में ये बात नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि जाहिर में बोलना लोग पसंद नहीं करेंगे। हाँ, अगर बड़ी मूवमेंट चली, जैसे गुजरात में आत्माराम काकाનું ધોતિયું ખેંચાઈ ગયું, ऐसा कुछ मूवमेंट चली जो हार्डली पॉसिबल है, अभी दिखता तो नहीं है, मगर ऐसा हुआ तो ये बात सामने आएगी, अदरवाइज ये बात सर, दबी रहेगी। मैं ले जाना चाहूंगा आपको महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा 2 नंबर पे सीटें 48 महाराष्ट्र के पास है, और महाराष्ट्र में शरद पवार जी का रोल ठीक ही रहेगा ऐसा मान रहे। हालांकि ये एक तर्क है, मगर ठीक ही रहेगा ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि उनको भी अनुभव है क्या सामने मिल सकता है, क्या हो सकता है। मगर महाराष्ट्र में शिवसेना वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बहुत बड़ी और एग्रेसिव दोस्त थी। आज शिवसेना अलग हो जाना, और शिवसेना तो रीजनल पार्टी है, उनके स्लोगन भी रीजनल होते हैं, तो वहां तो स्लोगन ये अभी काफी इस्तेमाल होने लगा है। 2 गुजराती ने ये बर्बादी कर दी, 2 गुजराती महाराष्ट्र से इंडस्ट्री गुजरात में ले जाना चाहते हैं, 2 गुजरातियों को सिर्फ गुजरात की पड़ी है। ये बातें वहां महाराष्ट्र में काफी चलती है। तो महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, तो क्या मानना है आपका? महाराष्ट्र में एक तो इलेक्शन रिजल्ट और दूसरा गुजरातियों के आर्थिक हित काफी बिखरे हुए हैं महाराष्ट्र में, और अगर इस तरह की एक द्रोणा से मूवमेंट हो गई तो ये लोग तो वोलेटाइल है, तो कोई सिद्धांत विद्धांत की बहुत चिंता नहीं करते। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? महाराष्ट्र का जो माहौल है ना, महाराष्ट्र का और गुजरात का लव हेट रिलेशनशिप है। महाराष्ट्र में जो पैसा आता है या शेयर मार्केट में जो पैसा आता है उसमें से 40% तो गुजरातियों का पैसा है। yes. तो महाराष्ट्र कैन नॉट एफोर्ड टू डेवलप विदाउट फाइनेंस फ्रॉम गुजराती। वो महाराष्ट्र लोग जानते हैं और पढ़े लिखे लोग जानते हैं। बट एट द सेम टाइम ये गुजराती लोग पैसा कमा जाते हैं और हम लोग मजूरी कर जाते हैं, ऐसा गांव के तबकों में एक फीलिंग है। और आमची मुंबई वाला एक है, मुझे पता है पुराने जमाने में मुंबई के हर स्टेशन पे गुजराती नाम भी लिखा रहता था, बोर्ड तोड़ के निकाल दिया गया सब। तो ये एंटी गुजराती फीलिंग अगेंस्ट गुजराती बिजनेसमैन एंड बिजनेस कास्ट वो है वहां, और वो अगर पावरफुल हो जाती है, क्योंकि वो शिवसेना का बेस है, वो अगर पावरफुल हो जाता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। सर, इससे आगे चल के हम दक्षिण का रुख करते हैं। वहां तो इनका कोई बेस है नहीं, थोड़ा बहुत नाम के वास्ते भी गठबंधन था, उसमें से वो एआईएडीएम के निकल गए। तो कर्नाटका से लेकर डाउन साउथ क्या मानना है आपका, क्या रुख रहेगी? वेल, कर्नाटका में थोड़ा बहुत उनका चलेगा, क्योंकि येदियुरप्पा जाना माना भ्रष्टाचारी है, फिर भी उसकी एक इमेज है।
पकड़ है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जी की। जी तो इसलिए बीजेपी को थोड़ा बहुत स्टैंडिंग मिलेगा, मगर तमिलनाडु स्टॉन्च ओपोनेंट, केरला स्टॉन्च ओपोनेंट, आंध्र प्रदेश स्टॉन्च ओपोनेंट, तो वो वहां नहीं चलेगा। तो साउथ में बीजेपी की एंट्री इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज बीजेपी इज सीन एज उत्तर पार्टी। बीजेपी जी का पूरा व्यू साउथ में ये उत्तर वाली पार्टी है, इस तरह देखा जाता है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी का जो प्लांक रहेगा वो प्लांक यूपी में रहेगा, और यूपी में मुझे लगता है इस इलेक्शन में वो मायावती के सहारे, बीएसपी के सहारे वो अखिलेश को तोड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। हैदराबाद में ओवैसी के सहारे कुछ एक वोट्स तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी इस दफा बदलेगी कि कौन से ऐसे छोटे छोटे पक्ष है जिसको हम इंडिया के सामने पिट दे सकें और उसके कुछ मत तोड़ दे सकें, तो उसको पैसा देने पे क्या है। मुझे पता है कि शंकर सिंह वाघेला एक बार नॉर्थ गुजरात राधनपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके सामने 25 शंकर सिंह वाघेला खड़े हो गए थे। ऐसा तो प्लान हो सकता है, दिस कैन बी नहीं, प्लान दैट। ये किसी की दिमागी पैदाश थी। बिल्कुल किसी के दिमाग की पैदाश थी वो। इसी हाँ तरह किसी के दिमाग की पैदाश इस तरह हो सकती है कि ममता के सामने 5 ममता खड़ी कर दे, हाँ नीतीश नीतीश के सामने बीएसपी को खड़ा कर दे, कोई बागी को खड़ा कर दे, कोई रिलीजियस प्लांक वाले को खड़ा कर दे, तो वो तो चलेगा, थोड़े देर के लिए चलेगा। तो मुझे इन ऑल ये लगता है कि इंडिया के लिए काफी मुश्किल स्थिति है। अगर उसमें कोई मैच्योर लीडर है, कोई कहता है कि आई एम नॉट फॉर पावर, तो वो अच्छी बात है। 4-5 लोग ऐसे होने चाहिए उससे, आई एम नॉट फॉर पावर, आई एम फॉर कंट्री, मैं सब त्याग देता हूं, उसका बड़ा असर पड़ता है। और इंडिया में तो खास असर पड़ता है। गांधी का असर पड़ा, जेपी का असर पड़ा, विनोबा का असर पड़ता है, इसलिए पड़ा। तो ये होना है, मगर अब देखें, आगे आगे देखिए होता है क्या। सही है। हमें मौका मिलेगा मिड 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 टर्म रिव्यू लेने का। मगर जाते जाते एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सब तो चर्चा की हमने, मगर गुजरात के बारे में आपका क्या मानना है? क्या 26 से 26 सीट ले जाएगा नहीं, एनडीए? नहीं, क्या होगा? इस दफा 26 से 26 नहीं आएगी। मुझे ये लगता है कि आप वालों ने रियलाइज किया था, आपके जो प्रमुख थे किशोर देसाई, मेरे साथ पढ़ते थे, हाँ, उन्होंने मुझे उस दफा कहा था कि नहीं ये मूर्खता है, ऐसा नहीं मेरे करना। भी अच्छे अच्छे मित्र है किशोर भाई। हाँ, तो इस दफा आमने सामने नहीं पीटेंगे, तो एटलीस्ट 6-7 सीटों में फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत रसप्रद रही चर्चा। इस तरह से जो एनडीए और इसके सामने इंडिया। इंडिया को देखना, वो मैं मानता हूँ कि काफी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। अगर आप किसी कोई कंपैरिजन या स्टेट वाइज कुछ बातें इसकी करना चाहते हैं तो वी आर थैंकफुल। आप आपके हम थैंक आभारी यू। है कि आपने समय निकाला, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें भी मिला, हमारे दर्शक मित्रों को भी मिला होगा। बीच बीच में थैंक कभी तंग करते रहेंगे हम, आप जाते नहीं इस डिबेट के लिए, मगर हम एक विशेषाधिकार रखते हैं कि हम कभी कभी आपको तंग करें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दर्शक मित्रों, चुटनी यानी कि चुनाव का समर अब आने वाला है। हवामान बदल रहा है, तापमान बदल रहा है,
और ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देश में चुनावी हालात क्या रहेंगे, कौन हावी होगा कौन नहीं होगा, ये बातों पे हमारे सामने सटीक एनालिसिस हमारे प्रोफेसर जोशी साहब ने पेश की। जोशी साहब से हमारा पहले भी संपर्क रहा है। नर्मदा आंदोलन में भी उनका अच्छा प्रदान रहा और नर्मदा अभियान के भी वो एक मैं कहूँगा कि काफी कार्यरत फंक्शनरी रहे। तो अपार्ट फ्रॉम लेबर, गांधी लेबर इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने काम किया, वाइस चांसलर भी रहे। तो जोशी साहब के पास एक कुल मिला के जिसको राउंडेड अप अनुभव कहते हैं, वो अनुभव है, विद्वता है और किसी भी मुद्दे की तह तक जाके उसमें से सत्व निकालने की एक अद्भुत क्षमता मैंने उन्हें देखी। तो आज आप और आपकी पूरी हमारी रियल डिबेट की टीम के साथ फिर एक बार मैं जोशी साहब का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ ही आज की ये चर्चा को मैं अंत तक ले जाता हूँ। मिलेंगे कल एक नए विषय, एक नई पैनल के साथ। तब तक मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास आपसे आज्ञा देता हूँ। शुभ रात्रि।